बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हीमाटोलॉजी का टॉपिक हीमोफीलिया डिस्कस करेंगे। हीमोफीलिया और इसकी टाइप्स ए, बी और हीमोफीलिया सी, ये तीनों टाइप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया की डेफिनेशन। अब हीमोफीलिया क्या चीज़ है, इसमें थोड़ी सी बात जहन में रखनी होगी कि एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड जो हम लोग का क्लोट नॉर्मली तौर पे नहीं होता। अब ब्लड जो है वो क्लोट क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड के अंदर एक सफिशिएंट ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन एब्सेंट होती है। एब्सेंट कह लें या लैक ऑफ सफिशिएंट ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। अब वो प्रोटीन क्या है? वो है क्लोटिंग फैक्टर। अगर आपका फॉर एग्जांपल छोटा सा कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, जैसे कि हम फर्दर टाइप्स में हम इसकी एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर डिस्कस करेंगे। अगर नॉर्मली तौर पर ब्लड कट लग जाता है, कट लगने के बाद ब्लड क्लोट नहीं करता, प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, उसके टाइम प्रोलॉन्ग कर जाता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग करने के बाद ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती, तो इसका मतलब आपको हीमोफीलिया है। अब हीमोफीलिया को कंफर्म करने के लिए हमें एक हम लोग डिस्कस किया था कोगुलेशन प्रोफाइल। अब कोगुलेशन जो प्रोफाइल है उसमें हम उसके जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है, प्लेटलेट्स, इन सब की मुकम्मल कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें पता चले, कंफर्म होगा ये हीमोफीलिया का पेशेंट है, इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है, ठीक है। ये थी थोड़ी सी डेफिनेशन। अब उसके बाद जो इसकी फर्दर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी तीनों टाइप्स, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। अब हीमोफीलिया ए इसका शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, डिटेल जो है। हीमोफीलिया ए, इट इज़ काज्ड बाय अ लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द हीमोफिलिक्स हैव टाइप ए डिजीज। ये तो थी हीमोफीलिया ए टाइप, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर नंबर 8 होती है, क्लोटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया बी, जो कि डेफिशिएंसी होती है फैक्टर नंबर 9 की, जिसकी वजह से काज्ड होती है हीमोफीलिया बी। अब हीमोफीलिया सी की बात करें, ये फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी होती है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से इसमें काज होती है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए की डेफिनेशन जो है, इट इज़ एन इनहेरिटेड कोगुलोपैथी कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफेक्ट इन इंट्रिंसिक पाथवे ड्यू टू फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। अब फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी तो होगी लेकिन किस जगह पे? इंट्रिंसिक पाथवे में। इंट्रिंसिक पाथवे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इंट्रिंसिक पाथवे जो है उसमें फैक्टर नंबर 8 अगर स्टार्ट से बात करें, ये क्लोटिंग फैक्टर की 16 हमने डिस्कस किए थे कि 16 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जो इंट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर आ रहे हैं, फैक्टर नंबर 12 हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट करता है एक्सपोजर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोलेजन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब वो क्या करता है, फैक्टर नंबर 12 को एक्टिवेट करता है और 12 करता है 11 को एक्टिवेट, 11 एक्टिवेट करता है फर्दर 9 फैक्टर को एक्टिवेट। अब जब 9 एक्टिवेट हो जाता है फैक्टर होने के बाद, वो फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी होगी तो फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट नहीं होगा। अगर 10 एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोथ्रम्बिन थ्रम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर थ्रम्बिन कन्वर्ट नहीं होगी तो फिब्रिनोजिन नहीं बनेगी, फिब्रिनोजिन नहीं बनेगी तो फिब्रिन नहीं फॉर्म होगी, अब फिब्रिन नहीं होगी तो प्लेटलेट्स का बॉन्ड नहीं बनेगा, वो जो कि ब्लीडिंग कॉज करने का एक फैक्टर है, सही। अब इसकी एटियोलॉजी की बात की जाए, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक्स लिंक रिसेसिव होता है। ये कॉमन मेल्स में होता है, मर्द हजरात में ज़्यादा पाया जाता है। अब क्या वजह है? एक्स लिंक अगर बात की जाए, एक्स लिंक फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जीन में, अब मेल में एक क्रोमोसोम होता है। अब जो ये रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। अगर डोमिनेंट होता तो फीमेल्स में भी ये अमूमन पाई जाती डिजीज डिसऑर्डर। अब फीमेल ये रिसेसिव है, इस वजह से एक एक्स है जो, अगर फॉर एग्जांपल फीमेल में डबल एक्स होता है, 2x क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, अगर एक अफेक्टेड है तो उसका इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। ऐसा समझ लीजिए, अगर फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है तो फीमेल में हीमोफीलिया ए की डिसऑर्डर नहीं होगा। अगर दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टेड हैं तो फिर फीमेल में होगा। इसीलिए मेल में एक्स और वाई होता है क्रोमोसोम, और एक्स रिसेसिव है, इस वजह से मेल्स के अंदर ज़्यादा रेशो पाई जाती है। अगर कॉमनेस्ट बात की जाए तो ये 5000 लाइव बर्थ में एक लाइव बर्थ होती है हीमोफीलिया ए की। और हम इसमें पैथोजेनेसिस की अगर बात करें, पैथोजेनेसिस में इंट्रिंसिक पाथवे अब नॉर्मेलिटी होती है।
इंट्रिंसिक पाथवे, जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर नंबर 12 से स्टार्ट होता है, जो कि एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोजर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोलेजन मेम्ब्रेन। अब ये एक्टिवेट करता है 9 एक्टिवेट करता है, सॉरी एक्टिवेट करता है 12 एक्टिवेट करता है विद एक्टिवेट होता है बेसमेंट एक्सपोजर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन की वजह से, और फिर ये एक्टिवेट करता है 11 को, 11 करता है 9 को, 9 करता है 10 को, लेकिन 10 के एक्टिवेट होने में मदद देता है फैक्टर नंबर 8। ठीक है, फैक्टर नंबर 8 होगा तो 10 एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट आ गया, अब नॉर्मलिटी आ गई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर कॉज होगा। अब उसके बाद हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें। क्लिनिकल फीचर्स में हमें ये अमूमन मोस्ट कॉमनली मेल्स में पाया जाता है, ये हमें मिलेगा। उसके बाद एट बर्थ हेमरेज डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, चाइल्डहुड, टीन एज। ठीक है, हेमरेजिक डिजीज जो है मिलेगी हमें न्यूबॉर्न में, चाइल्डहुड में, टीन एज में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम क्लिनिकल फीचर चेक करेंगे वो है ब्लीडिंग टेंडेंसीज। ब्लीडिंग टेंडेंसीज में हम लोग चेक करेंगे कि ये ब्लीडिंग इनटू द स्किन है, एक्हीमोसिस है, परपरा है। ठीक है, फिर उसके बाद नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, जीआईटी ब्लीडिंग चेक करेंगे, कौन से एरिया में हो रही है, किस तरह हो रही है ब्लीडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे थर्ड जो है उसकी थर्ड स्टेप जो है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग तो नहीं हो रही आफ्टर माइनर इंजरी, सर्जरी के बाद तो नहीं हो रही, माइनर एक्सीडेंट, ट्रॉमा, सर्जरी के बाद और ब्लीडिंग इसकी ज़्यादा तो नहीं हो रही। ठीक है, फिर उसके बाद हमें स्पेशल फीचर्स का पता होना चाहिए, जैसा कि हीमार्थ्रोसिस। हीमार्थ्रोसिस में स्पॉन्टेनियस ब्लीड इन द जॉइंट्स होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्पेशल फीचर जो है उसमें हमें पता होना चाहिए मसल हीमाटोमा होता है। ठीक है, बैक ऑफ द लेग का जो पिछला हिस्सा है उसमें मसल्स होता है, जैसे काफ मसल कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें हीमाटोमा हो जाता है। अब इसमें हमें पता चल गया क्लिनिकल फीचर का। अब क्लिनिकल फीचर्स तो सब डिजीज़ के डिसऑर्डर्स के होते हैं। ठीक है, जो इसमें स्पेशल जो बात है वो जेन में रखने वाली वो है स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर में हीमार्थ्रोसिस होती है, मसल हीमाटोमा होती है। अगर ये दो क्वेश्चंस में आ जाए, हीमाटोमा पेशेंट में शो हो रहा है और हीमार्थ्रोसिस हो रही है, तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये हीमोफीलिया ए का पेशेंट है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो है सीरम फैक्टर नंबर 8 लेवल, इसको चेक करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए हमें जो चीज़ें चेक करनी होंगी, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे हीमोफीलिया ए की कोगुलेशन प्रोफाइल में, वो है प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे, वो नॉर्मल आएंगे। लीडिंग टाइम जो है वो भी नॉर्मल आएगी। क्लोटिंग टाइम वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट है। डिफेक्ट होने की वजह से क्या है, फिब्रिन नहीं बनेगी, फिब्रिन की वजह से बॉन्ड नहीं होगा, बॉन्ड नहीं होगा तो प्लेटलेट कोगुलेट नहीं करेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं, बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो जिसकी वजह से क्लोटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो भी नॉर्मल मिलेगा। फिर उसके बाद एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो इंक्रीज़ मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद थ्रोम्बिन टाइम वो भी नॉर्मल मिलेगा। फिर उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो सीरम फैक्टर 8 लेवल को हमें डिस्कस करना होगा, इसको चेक करना होगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब फैक्टर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी में हम लोग इसके मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शॉर्ट, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हवाले से भी। ठीक है, इसीलिए शॉर्टली हम इसे डिस्कस करेंगे अभी। हीमोफीलिया बी जो है इसे क्रिसमस डिजीज़ कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है डिस्कस करेंगे अभी। कॉन्जेनिटल ये डिसऑर्डर है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी वो भी हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, ये एक्स लिंक्ड है डिसऑर्डर। ठीक है, अब हीमोफीलिया बी में फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती है। ये जहन में रखने वाली बात है कि फैक्टर नंबर 8 की अगर डेफिशिएंसी हो तो वो हीमोफीलिया ए है, अगर फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी हो हीमोफीलिया बी है। ये इसमें भी इंट्रिंसिक पाथवे अब नॉर्मलिटी आती है। अब फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होता है, वो 11 को एक्टिवेट करता है, 11 करता है 9 को, 9 अगर 9 को ही एक्टिवेट सही तरीके से नहीं होगा 9 फैक्टर, तो इसका मतलब ये है कि इंट्रिंसिक पाथवे में अब नॉर्मलिटी है। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो क्लिनिकल फीचर्स भी सेम है एज हीमोफीलिया ए, कि ये मोस्ट कॉमनली मेल में पाई जाती है। एट बर्थ हमें हेमरेज डिजीज मिलती है, हेमरेजिक डिजीज मिलती है न्यूबॉर्न में, चाइल्डहुड में, टीनेजेस में। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ब्लीडिंग इनटू स्किन किस अमाउंट में हो रही है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में हो रही है, पिन पॉइंट हो रही है, एक्हीमोसिस हो रही है, परपरा हो रही है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, फिर उसके बाद नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, ठीक है, ये किस एरिया में हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग वगैरह चेक करनी है कि ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग तो नहीं हो रही। सही, ये तो थे इसके क्लिनिकल फीचर्स। ठीक, अब जो इसमें याद रखने वाली बात है इसमें यह है कि ये 1:30,000 लाइफ बर्थ में होती है, मतलब 30,000 बच्चे पैदा हों मेल, उनमें एक बच्चे मेल में, बेबी मेल में पाई जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी जो है जैसा कि डिस्कस किया था हमने शॉर्ट स्टार्ट में, बस इसके मतलब सिर्फ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। वो यही थी कि अगर फैक्टर नंबर
11 की डेफिशिएंसी होगी तो फिर हीमोफीलिया सी हो गया। और इसकी जो रेशो है वो 1:70,000 लाइव बर्थ होगी। 70,000 लाइव बर्थ मतलब मेल बेबी पैदा होंगे, बर्थ होगी उनकी, तो एक मेल बेबी में हीमोफीलिया सी अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हीमोफीलिया के मतलब था। हम लोगों ने हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी डिस्कस कर लिया है।